हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक ऐसे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोगों ने कल वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला है अक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति और तीसरा है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग चित्र यहां से बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु O और ये यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L। इस बिंदु का नाम, इस ओर A और इस सिरे का नाम B। यहाँ प्लस क्यू आवेश और यहाँ माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब इसकी अक्ष कैसे होगी? इसकी अक्ष होती है ऐसे, जिस अक्ष पर ये उपस्थित है, ये इसकी अक्ष है, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो P से डिनोट किया जाता है, उसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे है? माइनस से प्लस की ओर, उस दिशा में, ठीक है। और ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। इस अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे हम, ये बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु की दूरी का हमें पता होना चाहिए। तो पता करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसके मिडिल पॉइंट बिंदु O से P तक की दूरी को R मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमने जो ये लिखा हुआ है इसका हमें व्याख्या करना पड़ेगा और थ्योरी के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू उपस्थित है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है व AB का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अब हम लोगों को ये बात तो पता चल चुकी है कि हमने जो यहाँ पर देखा था, हमने वैद्युत द्विध्रुव देखा, ए बी, इसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, ठीक है। बिंदु P की प्लस क्यू व माइनस क्यू से क्रमशः दूरियां देखिए, प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी को चेक कीजिए पहले। प्लस क्यू यानी कि बिंदु A से P तक की दूरी हम लोगों को चाहिए, A से P तक की दूरी, ये यहां से यहां तक की। अब हमारे पास ये दूरी है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास दूरी क्या है? O से P तक की दूरी। तो हम A से P तक की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, O से P तक की दूरी में से अगर मैं ये दूरी, इतनी दूरी अगर मैं कट कर दूं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं घटा दूं, कट कर दूं इसको, तो क्या बचेगा? A से P तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी क्या है? OP माइनस कर दो इसमें से OA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA,
ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए पी, ठीक है। तो ए पी बराबर क्या आ जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए पी बराबर ओ पी, ओ से लेकर पी तक की दूरी आर माइनस ओ से लेके ए तक की दूरी एल। तो ए पी बराबर हमारे पास आ गया आर एल। तो हम लिखेंगे यहाँ ए पी बराबर आर माइनस एल, तथा दूसरी हम लिख सकते हैं दूरी, यहाँ पे हमें दूरी चाहिए माइनस क्यू से पी तक की दूरी। तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी हम लोग अपने पास नहीं है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दूरी क्या है, पी से ओ तक की। अब इससे आगे ये जो दूरी बचती है, इस दूरी को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से O से B तक की दूरी कितनी है, L, O से B तक की दूरी कितनी है, L। तो हम क्या करेंगे, BP बराबर OP प्लस OP प्लस BO, तो BP बराबर OP की जगह R प्लस OB के स्थान पर L। तो BP बराबर क्या आ गया, BP बराबर R प्लस L, ठीक है। तो ये हमने दूरियां निकाल ली क्रम से। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश की मात्रा बटे में डिवाइड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी का स्क्वायर प्लस P से प्लस क्यू से P तक की दूरी क्या है, AP बराबर क्या है, AP बराबर R माइनस L, तो यानी कि R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्यों, ये आवेश की मात्रा, हमें चिन्ह नहीं लिखना है, ये प्लस का है तो हमें प्लस नहीं लिखना होता और माइनस का है तो माइनस नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। हम लोग, मैं इसको साफ कर दूं, इसको क्लीन कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है, वो हमने लिख दिया। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, अपॉन माइनस क्यू से P तक की दूरी, माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या बैठेगी, BP बराबर हम लोगों ने निकाला था R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तो दूरी R प्लस L है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करना पड़ता है, दूरी का स्क्वायर करना पड़ता है, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है, आवेश से बिंदु तक की दूरी, तो आवेश से बिंदु तक की दूरी का वर्ग, ठीक है, ये स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए में सब कुछ आ रहा है, मैं देखा अभी। चलिए बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल भी कह सकते हैं या परिणामी भी कह सकते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि जोड़ दिया जाए तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ घटाया जाएगा। क्यों, देखिए प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू से हमेशा विद्युत प्रवेगाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर धक्का लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में बाहर की ओर, E1 की दिशा है ये, ठीक है। माइनस क्यू हमेशा चीजों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, तो ये बिंदु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, ये E2 की है। अब प्लस E1 की जो दिशा है वो धनात्मक दिशा में है, ठीक है, उस साइड जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और जो विपरीत दिशा में आ रहा है, वापस आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिखा जाएगा E1 माइनस
E2। अब E बराबर E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको जो जो कॉमन दिखता है वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। या आप लोगों को जो बच्चे बायो में होते हैं उन सभी को भी पता होता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, क्योंकि 10वीं में सबके पास मैथ होता है अलग-अलग, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। यहाँ से इसको और इसको तो निकाल दिया बाहर, क्यों को भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को घटाना है, ठीक है। जो डिवाइड में संख्याएं लिखी हुई होती है उनको ऐसे नहीं घटाया, तो उनका पहले लेसे लेना पड़ता है और लेसे लेकर के उनको घटाया जाता है, ठीक है। लेसे कैसे लिया जाता है, लेसे लेने के लिए अगर कोई दो संख्याओं को एक संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो लेसे होता है, लेकिन आप लोगों को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए ये दोनों की दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, आर में से कुछ घटेगा, आर में से एल घटेगा तो संख्या अलग आएगी, आर में कुछ जोड़ेंगे तो संख्या अलग आएगी, ठीक है। तो दोनों संख्याएं अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 10 - 3, 10 - 3 मतलब 7 और यहाँ लिख दूं 10 + 3 तो क्या हो जाएगा, एक 13 है एक 7 है, तो दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है, दोनों की दोनों संख्या सेम नहीं है, तो इनको हटाइए। जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी वरिष्ठ नहीं है, सेम सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं और इसकी गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे, इसको बोलते हैं तिरछी गुणा। ऐसे इसकी यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, यहाँ पे नंबर लगा के लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर गुणा r प्लस एल का होल स्क्वायर। नीचे नीचे की जो संख्या है दोनों की गुणा करें, ठीक है। अच्छा इसकी गुणा एक में करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप लोग एक बार अपना फ्रेंड में चेक कर लीजिए आ रहा है नहीं, हाँ सब कुछ सही आ रहा और एक लाइन और आ जाएगी नीचे। चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा, क्या लिख के दिखाऊं, एक फॉर्मूला एक सूत्र लिख के दिखा रहा है यहाँ पे कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आशा है आप लोगों ने ये सूत्र अवश्य पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये सूत्र है, ये सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे तो कक्षा 7 में बताए जाते हैं, 7 से 8 9 10 सब में चलते हैं, ठीक है, होल वर्ग के सूत्र। तो देखिए यहाँ a है, यहाँ r है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ l है, यहाँ b है, ये सूत्र इसी के समान है, ये नीचे वाला सूत्र इसके समान है, तो इसके स्थान पे तो हम जहां a है वहां r लिख देंगे, जहां b है वहां l कर देंगे और ऐसे ही नीचे के सूत्र में करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो इसके लिए सूत्र हो गया। अब इसके बाद आई बारी इसकी, ठीक है, इसके सूत्र को भी डिफाइन कर देते हैं पहले, बाद में काम करेंगे आगे का। देखिए r माइनस l का होल स्क्वायर, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है, इसका मतलब होता है r माइनस l गुणा r माइनस l, यानी कि एक ही संख्या दो बार, ठीक है। अब इसी के साथ एक दूसरी संख्या भी लिखी हुई है क्या, r प्लस l, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए इसको बराबर में ये देखिए r प्लस l का स्क्वायर, ये देखिए r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर बराबर में दो बार तो हमें ये लिखना पड़ेगा r माइनस l, दो ही बार ये लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो r प्लस l, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि a प्लस b, a माइनस b गुणा में a प्लस b, ये होता है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है ये, ठीक है, a माइनस b a प्लस b। जब दो संख्याएं सेम सेम हो, उनके एक प्लस में और एक माइनस में, तो उनका दोनों का जो आंसर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी एक सूत्र है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ इसके बराबर तो हमने ये लिखा, यहाँ पे चेक कीजिए, ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या, r माइनस l r प्लस l, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ये दोनों मिलकर के बनेंगे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर,
ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, ये दोनों तो मिल गए और ये लिख गए यहाँ पे, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, r माइनस एल आर प्लस एल, ये भी इसी प्रकार लिखे जाएंगे r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब आप लोग चेक कीजिए, दोनों के दोनों सेम सेम है ना, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r माइनस एल स्क्वायर, जब दो चीजें सेम होती हैं तो उनका क्या कहता है, स्क्वायर, तो यहाँ लिखा जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। पहले मैंने r माइनस एल का होल स्क्वायर ये दो बार लिखा, r प्लस एल का स्क्वायर ये दो बार लिखा, r माइनस एल प्लस एल की गुणा करी तो ये आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर r माइनस एल r प्लस एल की गुणा करी तो ये भी आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से, बराबर क्या आया है, दोनों सेम सेम है तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर बराबर इनको बराबर होता r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को इस सूत्र से पता चलता है। अब आप लोग इस चीज को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए बस करना क्या है, हम लोगों को इन सूत्रों में वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हूं इनटू में, देखिए r प्लस l का होल स्क्वायर, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, r प्लस l का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरे इसके लिए लिखते हैं r माइनस l वाले के लिए, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl, ऐसे, ठीक है। डिवाइड में इस चीज के लिए हम लोगों ने अभी भी जो यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था, आप लोगों ने नोट किया होगा, तो आप लोग देख लीजिए, वो आया था r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हूं, ये देखिए यहाँ पर ये कोष्ठ वाली संख्या कोष्ठ हटा देंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो r स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी है l स्क्वायर माइनस तो माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस, तो 2rl डिवाइड में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हूं, अंदर क्या बचेगा, r का स्क्वायर प्लस है और r का स्क्वायर माइनस है, कैंसिल, l स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 2rl प्लस 2rl, तो ये हो जाएगा 4rl डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यहाँ चेक कीजिए, ये अति अल्प दूरी होती है, अति अल्प दूरी 2l, और 2l का आधा भाग तो और भी छोटा होगा, 2l का आधा भाग तो और भी ज्यादा छोटा होगा। यहाँ r बहुत बड़ी दूरी है, r a से लेकर p तक की दूरी, r बहुत बड़ी दूरी है जबकि l बहुत छोटी दूरी है, तो यहाँ लिखते हैं r स्क्वायर बड़ी दूरी है, l स्क्वायर छोटी है, अतः l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो हम लोग इसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, l को छोड़ देते हैं। अब l को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4 है 4 को हम लोग बाहर निकाल के लिखते हैं 2 × 2, ठीक है। ये जो क्यों है, क्यों की मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 2 क्यों, और ये l है, l की मल्टीप्लाई गुणा में इनटू में लिखेंगे r, ये वाला r, देखिए 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, क्यों r, ये रहा r और l, ठीक है। तीनों चीजों को अलग अलग करके ऐसे मल्टीप्लाई करके अंदर इस क्यों को 2 क्यों l के रूप में लिखा गया, 2 क्यों l, यहाँ से 2 ये क्यों और l एक साथ लिखे मैंने करके, ठीक है। डिवाइड में r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने 2ql क्यों लिखा, 2ql इसलिए लिखा क्योंकि P बराबर 2ql होता है, तो अब हम 2ql के स्थान पर P लिख लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर की मतलब r स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का अगर पावर की पावर होती है तो पावर की पावर होने पर क्या होता है, दोनों की गुना हो जाती है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। एक r से एक पावर कैंसिल, तो E बराबर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं E बराबर, ये होता है k, तो इसको लिखेंगे k 2p/r³, इसे हम लिख सकते हैं 2kT/r³, ठीक है। तो ये हमारा
वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु अक्षय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ चुका है तो ठीक है, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए। ठीक है, आप लोग दोबारा से देख के करोगे तो आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब नंबर आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, ये तो काफी नजदीक हो जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं। ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी है 2l, ये l और यहाँ बिंदु O, इस बिंदु का नाम B और इस बिंदु का नाम A, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश, और इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक बिंदु O से r दूरी पर, ये लंबवर्धक बिंदु होता है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। 1 मिनट में फ्रेम चेक कर लूं। हाँ सब कुछ सही है। चलिए ये एक बिंदु P है, बिंदु O से r दूरी पर, ये लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P की क्यों तक की दूरी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, चलिए हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। ये ठीक नहीं आएगी लाइन, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। ऐसे ही हमें माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से चेक कीजिए, इस त्रिभुज के लिए हम यहाँ की ये लंबाई निकालते हैं कि ये कितनी दूरी है। ठीक है, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 कोण है, ए ओ पी, ए ओ पी हम लोग निकाल के पहले ही रख देते हैं। ए ओ पी त्रिभुज में हमें निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी यानी कि लंब का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर बराबर ओपी की जगह पे क्या है, ओपी की जगह पे आर का स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह पे एल का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग है। ठीक है, इसका वर्ग हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, अंडर रूट। अंडर रूट में हो जाएगा ए पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप लोगों को होना चाहिए यहाँ वर्ग से ही अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ए पी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब कुछ बच्चे समझते हैं या कहते हैं कि भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर भी तो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट कैंसिल किया तो भैया यहाँ इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ बीच तो प्लस भी है, ये एक अकेली संख्या है। ठीक है, ए पी ये एक अकेली संख्या है, अकेली यूनिट है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग यूनिटों का स्क्वायर है, एक आर का एक एल का, जो कि दो अलग अलग संख्या है। ठीक है, अगर अकेली संख्या का स्क्वायर होता और उसके ऊपर अंडर रूट होता तो कैंसिल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ दो संख्या है, तो ए पी बराबर क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस त्रिभुज के लिए लंब की लंबाई r थी, आधार की लंबाई l थी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज पीओबी में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लंब की लंबाई r और आधार की लंबाई l, तो ये दूरी भी उतनी ही होगी जितनी की इस तरफ, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दोनों दूरियां इक्वल है। ठीक है, दोनों आवेश बराबर है, बस आवेशों की प्रकृति भिन्न है। ठीक, तो चलिए जो चीजें हमने यहाँ पर लिख दी है, जो समझ लिया है, उसको हम लोग थ्योरी में लिख देते हैं। आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, वरना मैं इसको साफ करूंगा कुछ मेरे पास। ठीक है, तो लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। अब वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, सभी को इस बात का पता होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच में ए बी के बीच में 2l दूरी होती है, एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है, बिंदु O होता है, इस बात का सबको पता है, तो उस चीज को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है तथा वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक बिंदु अर्धक
बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय, निरक्षीय होता है ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर, ठीक है, निरक्षीय या ऊर्ध्वाधर, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है तथा P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा प्लस क्यू व माइनस, मैं तो लगाया यहाँ पे सॉरी मिस्टेक, व माइनस क्यू आवेशों से बिंदु P की क्रमशः दूरियां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर व आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है। तो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया E1, ठीक है, ये आवेश और ये बटी में दूरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो आना ही है, ठीक है, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट करने के बाद होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दूसरा लिखेंगे तथा बिंदु P पर माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में होल स्क्वायर। माइनस क्यू जब लिखेंगे तो उसके साथ चिन्ह लिखा जाता, प्लस क्यू के साथ भी लिखा जाता, हमें सिर्फ आवेशों की मात्रा लिखनी है यहाँ पे, यहाँ भी आवेश की मात्रा, यहाँ भी आवेश की मात्रा, ठीक है, तो हमने वो लिख दिया। दूरी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दूरी यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। अब आप लोग देखिए स्पष्ट है एकदम से, E1 और E2 का मान तो एकदम इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सूत्रों से स्पष्ट है कि E1 व E2 दोनों बराबर व विपरीत है। अब बराबर है, विपरीत कैसे है वो देख लीजिए, देखिए विपरीत कैसे है, विपरीत है ऐसे, एक बिंदु P पर बल लगा रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक के वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है ऊपर की तरफ और दूसरे के वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है नीचे की तरफ, तो इसका नाम है E1 और इसका नाम है E2, ठीक है, ये E1 और ये E2, एक की दिशा ऊपर और एक की दिशा नीचे। आगे बात समझ में, चलिए अब जब ये दोनों की दिशाएं अलग अलग है तो हम इनको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, समांतर घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक। समांतर घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक ये कैसे होता है, देखिए यहां ये आकृति बनी हुई है ऐसे ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, ये E1 है और ये E2 है, समझने के लिए हमने यहाँ बनाया, काम तो वही करेंगे, ठीक है। चलिए एक की दिशा ऐसे और एक की दिशा ऐसे, ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसको हम लोगों को दो घटकों में वियोजित करना है, एक भाग ऊपर का एक भाग नीचे का, जहां पर ये मिले हुए हैं उस बिंदु को हम लोग वेक्टर का मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है, इन लाइनों का मूल बिंदु, हमें ऐसा लगता है कि ये इसी स्थान से प्रारंभ होगी, ठीक है, तो इसको दो घटकों में वियोजित किया जाता है ऐसे, इस तरीके से। ये हो गया अक्षैतिज घटक, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, और एक समांतर घटक कैसे, ओ सॉरी ये हो गया समांतर घटक, मैंने गलती से बोल दिया, ये समांतर घटक है, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, और ये हो गया अक्षैतिज घटक, ठीक है, एक अक्षैतिज घटक एक समांतर घटक, या यूं कह लीजिए ये चतुर्थांश है, मूल बिंदु 0, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 माइनस का 1 2 3 4 क्या है ये, चलिए तो ये देखा आपने, एक घटक तो ये हो गया, एक बॉक्स तो ये हो गया यहाँ, और एक बॉक्स हो गया ये, इसको बोलते हैं दो घटकों में वियोजित करना, ठीक है, दो एक जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एक जैसे वेक्टरों को अगर दो वेक्टर एक साथ मिलकर के एक ही बिंदु पर कार्य करें, एक ही बिंदु से आरंभ हो, तो उनको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है इस तरीके से। चलिए यहाँ पर भी कर देते हैं, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाइए डैश 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 करके, और इस रेखा को यहाँ ऐसे डैश 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 करके, तो देखिए यहाँ भी आपको इसी तरीके के दो घटक नजर आएंगे, ठीक है, वहां भी दो घटक है यहाँ भी दो घटक है। अब आप लोग चेक कीजिए,
एक बिंदु, एक ये आवेश बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसी संरचना को मैं ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे देखिए, ये ये E1 यहां पे और ये E2 यहां पे, E2 E1 आगे बात समझ में, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। ठीक, तो ये मोल नहीं, ठीक, E2 ये यहां आ गया और ये E1 वहां चला गया, तो ऐसे घुमा दिया। अब आप लोग चेक कीजिए, आप ऐसा समझ के चलिए कि ये एक चट्टान है, यहाँ E1 खड़ा है, ये एक चट्टान है, यहाँ E2 खड़ा है, और ये बीच में गहरा है खड्डा, यहाँ कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। ठीक है, जिसे हम बिंदु P कह रहे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। अब हमें इसे एक रस्सी इसने फेंक रखी है, एक रस्सी इसने फेंक रखी है, ये तो चाह रहा कि मैं इसे निकाल लूं और ये चाह रहा कि मैं इसे निकाल लूं, और ये बिंदु P जो व्यक्ति है, इस भाई साहब ने दोनों की रस्सी पकड़ ली, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। ठीक है, अच्छा जी, तो E1 फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचेगा, E2 फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचेगा। अब दोनों के फोर्स यदि इक्वल हो, जैसे यहाँ पे वैल्यू दोनों की बराबर है, ठीक है, यदि दोनों के फोर्स इक्वल हो, ये भी उतना ही बल लगाए, ये भी उतना ही बल लगाए, तो ना तो ये बिंदु P इस तरफ जाएगा और ना ये बिंदु P इस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल है। अब आप लोग सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं, एक बिंदु यहाँ है, एक ये, ठीक है, आप लोग चेक कीजिए E1 E2, ठीक है, या कोई एक आदमी यहाँ मान लीजिए, एक आदमी यहाँ मान लीजिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बीच में। अब ये बताइए, एक आदमी मुझे इधर से पकड़ के खींचे, एक आदमी इधर से पकड़ के खींचे, और दोनों का बल इक्वल हो, दोनों मेरे ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगाए, ठीक है, या बीच में एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, मुझे तो छोड़ दीजिए, कहीं मेरे हाथ निकाल ले कोई, ठीक। तो यहाँ देखिए, एक बिंदु P ले लीजिए, ठीक है, इस पर एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, दोनों इक्वल है, ठीक, ये भी अगर 4 न्यूटन का बल लगाए, ये भी 4 न्यूटन का बल लगाए, तो आप ये बताइए ये बिंदु कहाँ जाएगा, ये ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को नेगलेक्ट करता रहेगा, एक फोर्स प्लस में है, एक फोर्स माइनस में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को नेगलेक्ट करेंगे, खत्म कर देंगे, बिंदु की एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ क्या होता है, जब ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो ना बिंदु P इस तरफ जाएगा, ना बिंदु P इस तरफ जाएगा, ये बिंदु P इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। आगे बात समझे, बिंदु P क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, बिंदु P पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ। ये होता है परिणामी वेक्टर। वेक्टर जब एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं तो वो 90 डिग्री पर अगर है, 90 डिग्री पर है, एक दूसरे से अलग अलग है, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो उनका जो परिणामी वेक्टर होता है वो उनके 90 डिग्री से 90 डिग्री के बिल्कुल मिडिल पॉइंट 45 डिग्री से गुजरता है। ठीक है, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, ना बिंदु P उस तरफ, ना बिंदु P इस तरफ, और बिंदु P ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में। इसी तरीके से बिंदु P जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगाया गया है, लेकिन बिंदु P ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, बिंदु P जाएगा इस तरफ, ऐसे। आगे बात समझ में, ठीक है, बिंदु P ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिंदु P जाएगा इधर। ठीक, अब हमें इस पर लगने वाले फोर्स का तो पता चल गया कि फोर्स किस तरफ लगेगा। फोर्स मतलब हम फोर्स का सिर्फ वर्ड का नाम यूज कर रहे हैं वैसे, ठीक है, फोर्स में बोल ही रहा, हमें यहाँ फोर्स नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में लगेगी, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के कारण। ठीक है, अब हमने इसको दो घटकों में बांटा है, एक ऐसे अक्षैतिज समांतर घटक, समांतर घटक, और एक ये है अक्षैतिज घटक, घटक, अक्षैतिज घटक ऐसे वाला और समांतर घटक ऐसे वाला। समांतर को समांतर कैसे कहा, वैद्युत द्विध्रुव भी ऐसे है और समांतर घटक ये भी ऐसे ही है, दोनों के दोनों लेटे हुए हैं, तो ये समांतर घटक है, जैसा ये वैसा भी, सह समांतर। ठीक है, अक्षैतिज घटक, अक्षैतिज घटक होता है ऊर्ध्वाधर तल में जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ये जो घटक यहाँ ये डैश 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 करके दिखाया गया, ये लाइन देखिए, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के 90 डिग्री पर, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है और अक्षैतिज घटक ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या है, 90 डिग्री पर है। आगे बात समझिए, तो वो अक्षैतिज घटक है। अब चेक कीजिए, इनके नाम भी रखे जाते हैं, अक्षैतिज घटक और इसमें समांतर घटकों के नाम भी होते हैं। ठीक है, लेकिन नाम किसका क्या होगा वो डिपेंड करेगा, देखिए किस पर डिपेंड करेगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लग रही थी, ऐसे बल लगा हुआ था, लेकिन बल ऐसे लगा हुआ था, कार्य तो कुछ नहीं हुआ, कार्य कैसे होगा, बिंदु P गया किस ओर, इस ओर, जो फोर्स ऐसे लगने वाला था वो ऐसे लगा, जो ऐसे लगने वाला था वो ऐसे लगा,
तो ये फोर्स मुड़ा किस और झुका है, ये फोर्स किस और मुड़ा है, इस ओर। ठीक है, ये फोर्स जो नीचे की तरफ लगने वाला था वो नीचे की तरफ नहीं लगा, वो लगा कैसे, ऊपर की तरफ। वो कैसे लगा, ऊपर की तरफ। तो ये किस ओर गया, ये इस ओर गया, ऐसे। ठीक है, ये ऊपर जाने वाला नीचे की तरफ और नीचे आने वाला ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो वेक्टर राशियां हैं, ये E1 जो ऊपर की तरफ जाने वाला था और नीचे की तरफ झुक के आ गया, अब इसका नाम E1 नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके नाम में आ जाएगा परिवर्तन। इसको बोलेंगे E1 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा। आप लोगों को अगर नजर ना आ रहा हो तो आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना है E1 cos थीटा। ये जो लाइन नीचे की ओर आ रही थी इसका नाम है E2। E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गई कैसे, ऊपर की तरफ। अब इसका नाम E2 नहीं रहेगा, अब इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, इसका नाम यहाँ क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, चलिए अब ये लाइन इन दोनों लाइनों के, एक तो ये ऊपर की लाइन ऐसे और एक ये लाइन इनके बीच में है ना, जिस ओर ये झुकी उसका नाम तो हमने E1 cos थीटा रख दिया। और जिस ओर नहीं झुकी, जिस ओर नहीं झुकी उसका भी तो नाम रखेंगे, इसका नाम है E1 sin थीटा। इसका नाम क्या है, E1 sin थीटा। तो अब नीचे की तरफ आइए, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में है ये E2 लाइन। ठीक है, लेकिन E2 लाइन एज ऊपर की तरफ गई, जब ऊपर की तरफ गई तो उसका नाम तो हमने दे दिया E2 cos थीटा। और जो नीचे की तरफ जिस और नहीं आई उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम है E2 sin थीटा। ठीक है, E2 sin थीटा। अब वेक्टर रूप में हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर है और एक दूसरे से 90 डिग्री पर है और उनको दो घटकों में वियोजित किया जाए, तो E1 वेक्टर जिस ओर झुकेगा उस ओर बनेगा, जिस ओर एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, जिस ओर झुकेगा उसी ओर एंगल बनेगा। ठीक है, जिस ओर कोण बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, उसको नाम दिया जाएगा E1 cos थीटा। और जिस ओर नहीं झुकेगा, जिस लाइन के साथ एंगल नहीं बनाएगा, उस लाइन को नाम दिया जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार वेक्टर E2 जिस ओर झुकेगा, जिस ओर मुड़ेगा, जिस ओर एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, उसको नाम दिया जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, और जिस ओर नहीं झुकेगा, जिस ओर नहीं चलेगा, उसको नाम दिया जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, अब ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है। E1 एकदम जस्ट ऊपर की तरफ है और E2 एकदम जस्ट नीचे की तरफ है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ हो गया, आप यहां समझ सकते हैं, इसका नाम मैं इसको यहां पे बनाना E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। ये E1 इसको जब ये नीचे की ओर झुका तो इसका नाम दे दिया E1 cos थीटा। जब ये ऊपर की तरफ चला तो इसको नाम दे दिया E2 cos थीटा। ठीक है, यहां समझ लीजिए, वहां थोड़ा ज्यादा हो गया तो आप यहां समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब जो फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला था वो इस ओर हो गया और जो फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला वो इस ओर हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। तो ये जो फोर्स है, ऊपर की तरफ अगर ये फोर्स लगता और नीचे की तरफ अगर ये फोर्स लगता तो क्या होता, दोनों के दोनों बराबर है। प्लस क्यू इस ऊपर की तरफ धकेलता बिंदु पी को। ठीक है, और माइनस क्यू इस बिंदु पी को नीचे की ओर धकेलता। ठीक है, तो दोनों के दोनों फोर्स यहाँ क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के समान है। और जब यहाँ ऊपर नीचे हो जाते तो क्या हो जाता, विपरीत हो जाते। विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते, नेगलेट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये तो घटेंगे, पॉजिटिव में से नेगेटिव घटेगा। ठीक है, लेकिन यहां नहीं घटेगा। यहां क्यों नहीं घटेगा, इस घटक पे, क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही लाइन के अलग लगे हुए हैं, दोनों एक ही लाइन पे चलने वाले हैं, दोनों के द्वारा लगाया गया बल एक ही दिशा में है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, वरना मैं साफ कर रहा हूं। चलिए, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको कहते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए अब हम इन बातों को जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, वो सब चीजें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा, देखिए हमने लिख दिया था, सूत्रों से स्पष्ट है कि E1 में E2 दोनों बराबर में विपरीत है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं सही आ रहा है या नहीं। एकदम सही है सब कुछ। चलिए, सूत्रों से स्पष्ट कर लिया, दोनों बराबर में विपरीत है। तो हम
E1 व E2 को दो समांतर तथा अक्षैतिज घटकों में वियोजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। हम लोगों ने वियोजित किया, कैसे कैसे वियोजित किया वो अभी हमने बताया। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे अक्षैतिज घटक। अक्षैतिज घटक क्या है? E1 sin थीटा कोमा E2 sin थीटा, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। आप लोग इसको बना लीजिए ध्यान से। ठीक है, मैं इसको साफ करूंगा, क्योंकि इसको साफ करूंगा तब जाके आगे लिखा जाएगा ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिए या स्कोप करके रोक करके वीडियो पहले देख लीजिए। हो गया होगा, चलिए साफ करें, इसे साफ करिए। एक दूसरे के विपरीत, अच्छा क्या था, जो कि एक दूसरे के बराबर व विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे। ठीक है, निरस्त करेंगे। ये E1 sin थीटा ऊपर की तरफ, E2 sin थीटा नीचे की तरफ, ये दो घटक हैं। ये तो क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त। जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। दोनों एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे क्या बन गया ये, तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए E बराबर E1 की वैल्यू 1/4 क्या हुआ कौन R प्लस R स्क्वायर L स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे और इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और एक मिनट मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अरे भूल क्या गया, वहां से देख के लिख देंगे। मैंने लिखा E1 की वैल्यू, यहाँ E1 1/4 यहाँ से देखिए स्क्वायर के अंडर रूट तो कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर के अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा। ऐसे बोलना ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अंदर बचेगा क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे प्लस और इनटू में E1 का मान तो मैंने रख दिया cos थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1/4 E2 की वैल्यू क्या हुआ कौन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। देखिए E बराबर दोनों के दोनों समान है, ये भी यही लिखा हुआ है, ये भी यही लिखा हुआ है। कॉमन लेने के तो यहाँ बचेगा 1/4 क्या हुआ कौन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा और अंदर बचेगा 1 + 1। ठीक है, पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा सेम इसके जैसा, एक अंक यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा अंदर एक, ये पूरा का पूरा बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा अंदर एक, ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 क्या अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कोस थीटा। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं एक बार फ्रेम में चेक कर लूं, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, कोस थीटा 1 + 1 2 कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल जो है ये थीटा एंगल है। ठीक है, हम लोगों को थीटा निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक, थीटा को निकाला कैसे जाएगा, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ इतनी सी स्पेस में थीटा कैसे निकाला जाएगा। थीटा एंगल बना हुआ कहाँ है, ये थीटा देखिए, ये बना हुआ है यहाँ थीटा, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ है, लेकिन इनके सामने थीटा के सामने थीटा को निकालने के लिए होना क्या चाहिए, लंब। लंब तो है ही नहीं है, तो देखिए जब दो समांतर रेखाएं ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, अगर मैं ऐसे यहाँ से ये एक लाइन निकाल दूं तो देखिए जितना एंगल यहाँ बना हुआ है ना, इतना ही एंगल यहाँ भी बनता है। आई बात समझ, ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, आपने कभी 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा हो तो इसमें पता 9वीं में 10वीं में भी होता है
दो समांतर रेखाओं को यदि एक तीसरी कोई सीधी रेखा काट दे तो वो क्या बनती है, एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग ऐसे, ये भी तो एक समांतर रेखा है, ये ऐसे लाइन और ये एक ऐसे लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हुए ना इक्वल, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा हुए ना इक्वल, ठीक। अब यहाँ थीटा मान लीजिए और इस थीटा का मान निकालिए। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर, यहाँ देखिए थीटा ये रहा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। ये क्या हो गई रेखा, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया नीचे, आधार, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कर्ण बट हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। ये आधार ये कर्ण, आधार की वैल्यू क्या है, यहाँ है एल, डिवाइड में कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे, अंडर रूट में, ठीक है। ये कैसे, अंडर रूट में। अंडर रूट को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए कोस थीटा बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है टोटल की पावर 1/2, ठीक है। कुल पावर 1/2, नजर आ रहा है आपको, देखो फ्रेंड में, हाँ सही है। कोस थीटा बराबर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब चलिए इसको साफ कर दूं, तो ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। कोस थीटा कैसे निकाला, कोस थीटा ऐसे निकाला, थीटा बना हुआ कहाँ है, यहाँ पे। ये एंगल निकालने के लिए हमें लंब की करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें लंब और कर्ण का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ है, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये भी समांतर रेखा पर बना हुआ है, ये भी समांतर रेखा पर बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जो एंगल यहाँ है उस एंगल को हम यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैंने इस एंगल का मान निकाल दिया तो इस एंगल का मान निकल जाएगा, आ गई आसानी। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण करके हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है, उसमें देख करके। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, जहां कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह पे मुझे रखना है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंटू में लिखेंगे 2, ये वाला जो 2 है ये 2 मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया 2। कोस थीटा के स्थान पे क्या लिख दूंगा, यहाँ से देखिए एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल हो गया। और यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं लिख रही यहाँ पे हम, लेकिन इसकी पावर 1 मान सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 1/2। दोनों का आधार क्या है, सेम, इसमें भी वही संख्या लिख रही, इसमें भी वही संख्या लिख रही, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, और दोनों की क्या की जाएगी यहाँ पे गुणा। और जब एक ही संख्या की, जैसे 1 स्क्वायर गुणा में 1 स्क्वायर, जब दोनों का आधार सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो जुड़ती है, एक की पावर 4 हो जाती है फिर, ठीक है। तो इनकी भी गुणा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को जोड़ना पड़ेगा, 1 + 1/2, 1 ये प्लस 1/2, दोनों का ऐड कीजिए, देखिए ये हो जाएगा, इसका इसके डिवाइड में एक लिखिए, 2 × 2 2 और 1 3, 3/2, इस तरीके से, ठीक है। भिन्नात्मक योग करना पड़ेगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा, देखिए 1 के बटे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन 1 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ऐसे लेने में आसानी रहे, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 की यहाँ करेंगे, और 2 की 1 में करेंगे, 2 × 2, ये तो लिखा गया डिवाइड में, 2 की गुणा यहाँ करो, 2 × 2 प्लस 1 की गुणा यहाँ करो, 1 × 1, 2 और 1 3, हो गया काम, ठीक है। तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब मैं उसको तो साफ कर लूं, अब वही पुरानी बातें यहां लिखेंगे हम, आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा है और एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो यहां आ जाएगा फिर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL, 2QL की जगह पे क्या होता है, 2QL बराबर होता है, चूंकि 2QL बराबर P बराबर क्या होता है 2QL, तो जहां 2QL है वहां क्या रख देंगे हम P, तो ये लिख दिया हम लोगों ने P। डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, R का स्क्वायर,
एल स्क्वायर को हम लोगों ने छोड़ दिया, एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये बचा। ठीक है, अब आप लोग चेक कीजिए, जब पावर की पावर होते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है, तो उनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यानी कि 2 × 3/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगी, पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R की पावर 3, ये हो गया। ठीक है, R की पावर 3, ये क्या है, ये K होता है, E बराबर K P अपॉन R क्यूब। ठीक है, KP अपॉन R क्यूब, ये लीजिए, ये बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। कौन सी स्थिति में, निरक्ष स्थिति में। इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी लिख सकते हैं, K बराबर 1/4πε0 क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, सूत्र निरूपित करते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ लिखा गया है, थोड़ा आप लोग वीडियो को स्लो करके देखिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज करिए, बार बार दोबारा से देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो होती इसलिए है कि एक चीज को 2 बार 3 बार 10 बार आप लोग देख सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी, जब तक आपके समझ में ना आए। ठीक है, तो लेकिन आप अगर ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उसमें मास्ट थोड़ा ऊब जाता है। ठीक है, तो आप लोग इससे ट्राई कीजिए जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब नंबर आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी बिंदु पर मतलब किसी भी बिंदु पर। देखिए, मैं एक चित्र पहले यहाँ बनाता हूँ, उसके बाद हम वहां बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, पहले हम लोग चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव ये यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट O, A बिंदु, प्लस क्यू आवेश, और ये माइनस क्यू आवेश B बिंदु। ठीक है, अब इसके चारों तरफ आप कहीं भी एक बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा है किसी भी बिंदु। अगर हमें कहते हैं अक्ष स्थिति, तो अक्ष स्थिति में हम विद्युत द्विध्रुव ऐसा ही लेते हैं जैसे ये बना हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसकी अक्ष के अनुदिश, इसकी अक्ष के ऊपर कहीं कोई बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, जब इसकी अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु P लेते हैं और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वो निकल के आती है EA = 2P अपॉन R क्यूब। के भी आएगा 2kp अपॉन R क्यूब। ए का मतलब है एक्स अक्ष के अलोंग। ठीक है, ए का मतलब है अक्ष के अलोंग, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0, के की वैल्यू है ये 1/4πε0 2p अपॉन R क्यूब। और यदि हमें बोला जाता है निरक्ष स्थिति, निरक्ष स्थिति कैसे होती है, निरक्ष स्थिति होती है ऐसे, ये विद्युत द्विध्रुव बना लिया हमने, ये मिडिल पॉइंट, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, और यहाँ एक बिंदु P माना गया था। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी। ठीक है, पिछले वीडियो में, पिछले उसमें क्वेश्चन में। ठीक, अब इसमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे थी, अक्ष स्थिति में, अक्ष स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा EA की दिशा वो भी एक्स इसके अक्ष के अनुदिश थी। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी अक्ष के अनुदिश थी। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अक्ष के अनुदिश थी, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अक्ष के विपरीत दिशा में थी। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे, इस ओर, इस ओर। ठीक है, तो निरक्ष को लिखते हैं, निरक्ष से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं, तो वो होता है E। ठीक है, E का मतलब होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब निरक्ष स्थिति। इक्वेटोरियल में निरक्ष स्थिति का मान क्या होता है, KP अपॉन R क्यूब, या आप लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये होता है EE, विद्युत क्षेत्र E, स्मॉल e का मतलब इक्वेटोरियल। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर। ठीक है, निरक्ष स्थिति में, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर, अक्ष स्थिति में। तो देखिए, दोनों कंडीशंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग दिशाओं में है। ठीक है, ये और ये दोनों कंडीशंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, इसके अंदर 2 आता है, इसके अंदर 2 नहीं आता है, दोनों सेम सेम है। चलिए, अब इसके बाद बात आती है, अगर निरक्ष स्थिति बोलते तो हम बिंदु P यहाँ ले लेते, सॉरी अक्ष स्थिति बोलता तो बिंदु P यहाँ ले लेते, निरक्ष स्थिति बोलते तो बिंदु P यहाँ ले लेते। लेकिन हमें तो ये बोला गया किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर बोला गया, तो हम लोग बिंदु P यहाँ मान लेंगे। यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं।
ठीक है। सपोज कीजिए बिंदु P हम लोगों ने यहाँ मान लिया, जिसकी दूरी बिंदु O से R है, ठीक है, और ये थीटा एंगल बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक। अब ये जो थीटा कोण बनाते हुए यहाँ बिंदु P रखा गया है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने जो अब तक सीखा है वो हमने सीखा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमने दो प्रकार से सीखा है। अब ये ना निरक्षीय स्थिति है और ना अक्षीय स्थिति है, तो इस स्थिति में बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इस वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक बार अक्षीय स्थिति में और एक बार निरक्षीय स्थिति में, ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव को यदि घुमाया जाता, वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम घुमा सकते, ठीक है, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते, ठीक है, तो फिर वो किसी भी बिंदु पर क्यों कहता वैद्युत द्विध्रुव। अब बिंदु यहाँ मान लो, चलो ठीक है, और हम इसे घुमा सकते हैं। अगर हम इसे घुमा सकते हैं तो फिर हम घुमा के अक्षीय स्थिति में ले लेंगे, इसको घुमा करके अक्षीय स्थिति में ले लेंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ने की किसी से पूछने की, हम घुमा करके वैद्युत द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में ले लेंगे बिंदु को और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वैद्युत द्विध्रुव को बिना घुमाए, ठीक है, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित करना होगा, ठीक है, दो घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। दो घटकों में वियोजित कैसे किया जाएगा, देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये एक आपको एंगल दिख रहा है, ठीक, इसका एक घटक बना हुआ है ऑलरेडी, बस इसका हमें दूसरा घटक बनाना है। ये क्या है, ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, परिणामी आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, परिणामी आघूर्ण, ठीक है। अगर ये परिणामी वेक्टर, वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर राशि है, अगर ये परिणामी वेक्टर है तो इसके दो घटक बनाए जा सकते हैं। कैसे? ऐसे, इसके 90 डिग्री पर, ठीक है। एक वो घटक जिस ओर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे, ऐसे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को कैसे घुमाएंगे, ऐसे। हम एक बार इस वैद्युत द्विध्रुव को जो ऐसे स्थित है, इस स्थिति को हम ऐसे मान लेते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस ओर तो एंगल बनेगा। एंगल किस ओर बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव चल किस ओर चला, इस ओर चला ना, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा, ठीक है। जब यहाँ एंगल बनेगा तो ये प्लस क्यू आवेश ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस क्यू आवेश ये तो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश वैद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे घुमा देंगे ऊपर की तरफ, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव को नहीं ऐसे घुमाया जाता, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे सिर्फ माना जाता है, ठीक है। ऐसे क्या किया जाता है, माना जाता है कि भाई हमने वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाना, जिसको क्या कहते हैं, एक घटक का नाम दिया जाता है। जिसको क्या दिया जाता है, एक घटक का नाम। अब वैद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बना इस ओर। हम लोग ये बात पहले ही जान चुके हैं कि जब दो वेक्टरों से एक परिणामी वेक्टर गुजरता है, ठीक है, और परिणामी वेक्टर जिस ओर एंगल बनाता है उस ओर के वेक्टर को कहते हैं कोस थीटा। उस ओर के एंगल को क्या कहते हैं, कोस थीटा। अब ये परिणामी वेक्टर है पी वेक्टर, झुका किस ओर, चला किस ओर, इस ओर, तो इस ओर एंगल बना, इस जिस ओर एंगल बनेगा उस ओर क्या नाम दिया जाएगा, उस वेक्टर को क्या नाम दिया जाएगा, उस वेक्टर को नाम दिया जाएगा पी कोस थीटा। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया पी कोस थीटा, पी के साथ कोस थीटा ऐड हो गया, ठीक। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हमें ऊपर की ओर तो घुमा दिया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को बिना घुमाए, इसका दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक ये रहा, ठीक है, पहला घटक और ये दूसरा घटक। दूसरे घटक की ओर हमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक ही ओर, दो वेक्टरों में परिणामी वेक्टर एक ही ओर झुकता है, ठीक है, दूसरे घटक की ओर नहीं झुकता। दूसरा घटक क्या है, दूसरा घटक जिसकी ओर एंगल नहीं बनता, जिसकी ओर थीटा नहीं बनता, उस घटक को नाम दिया जाता है पी साइन थीटा। उस घटक को क्या नाम दिया जाता है, पी साइन थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव एक बार इस स्थिति में रखा जाएगा, एक बार इस स्थिति में रखा जाएगा। जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था तो बिंदु P कहीं पर भी स्थित था, हमें नहीं पता था कहां स्थित है। अब वैद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे कर देंगे तो बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के सीध में आ जाएगा, ठीक है। और जब वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है, जब ऐसे मान लेंगे तो ये बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ, ठीक है। कैसा बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए अब इस चित्र को हम दोबारा से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया इसका बिंदु P, बिंदु O, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये A, ये B,
यहाँ पे हो गया हमारे पास बिंदु P और इसकी मध्य बिंदु O से दूरी हो गई R और यहाँ बना हुआ है एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा बना हुआ है और हम लोग क्या कर सकते हैं, बिंदु P को R और थीटा की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं या इस तरफ और उस तरफ। ठीक है, यहाँ 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 या यहाँ 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 थीटा के मान को कम ज्यादा करेंगे तो बिंदु P यहाँ आ जाएगा, थीटा के मान को ज्यादा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, R का मान बढ़ाएंगे तो बिंदु P दूर हो जाएगा, R का मान घटाएंगे तो बिंदु P नजदीक आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको दो घटकों में वियोजित करना है। दो घटकों में वियोजित कैसे किया जाएगा, दो घटकों में वियोजित ऐसे किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये बिंदु, ये विद्युत द्विध्रुव का परिणामी वेक्टर है जिसका नाम है P वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव का गुण। ठीक है, जो कि विद्युत द्विध्रुव का परिणाम होता है, उसको हम लोगों ने क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, P वेक्टर। और एक वेक्टर यदि परिणामी वेक्टर है तो उसके दो घटक होते हैं, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। कोस थीटा वो घटक होता है जिस ओर वेक्टर झुकता है, जिस ओर एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया P कोस थीटा। ये आर में यहां से कैंसिल करके आ गई, P कोस थीटा। और जिस ओर वेक्टर नहीं झुकता उस ओर के लाइन को, उस ओर के वेक्टर को नाम दिया जाता है P साइन थीटा। ठीक है, अब इस लाइन को यदि नीचे की ओर ऐसे बढ़ाऊं, ये काल्पनिक है, माना हुआ है, काल्पनिक है, माना हुआ है, इसलिए मैं डैश डैश करके दिखा रहा। तो ये माइनस क्यों आवेश को, माइनस प्लस क्यों आवेश कहाँ है, प्लस क्यों आवेश यहाँ मानने के लिए, माइनस क्यों आवेश यहाँ। जब हम थीटा को कैसा मानेंगे, एक बार ऐसे, तो प्लस क्यों यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, माइनस क्यों यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जब विद्युत द्विध्रुव को ऐसे माना जाएगा, ठीक है, तो प्लस क्यों आवेश यहाँ आएगा और ये डैश 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 माइनस क्यों आवेश यहाँ आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, प्लस क्यों आवेश यहाँ यहाँ और माइनस क्यों आवेश यहाँ, दूसरी स्थिति में प्लस क्यों आवेश यहाँ और माइनस क्यों आवेश यहाँ। जब विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु P होगा, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में कैसे, जब विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा होगा और बिंदु P इसकी अक्षीय स्थिति में होगा तो बिंदु P इसकी इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम होगा EA। EA मतलब अक्ष के अनुदिश लगी हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी दिशा कैसे होगी, दिशा होगी ऐसे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, अक्ष के अनुदिश। अक्षीय स्थिति में रखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब इसी विद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, कौन सी दिशा में, इस दिशा में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जब हम निरक्षीय स्थिति में रखेंगे तो ये हो जाएगी इस ओर। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लगेगी, इस ओर ऐसे। ठीक है, इसको लिखेंगे EE, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, ये अक्षय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में। ठीक, अब ये बात निकालने के पश्चात हम इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, और जब बिंदु P पर दो फोर्स अप्लाई की जाएंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो अप्लाई की जाएंगी, तो ना तो बिंदु P इस ओर जाएगा और ना बिंदु P इस ओर जाएगा, बिंदु P एक अलग ही डायरेक्शन बीचों बीच जाएगा। ठीक है, बिंदु P एक अलग डायरेक्शन बीचों बीच जाएगा ऐसे। ठीक, इसको नाम दिया जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इसको नाम दिया जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, ये E क्या है, इससे और इससे मिलकर बनने वाला बल मान लीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बल तो वैसे ही, बस बल का नाम लेकर के बातें अच्छे से समझ में आ जाती है, बस ये बात है, इसलिए यहाँ बल का उपयोग किया गया, वरना बल का यहाँ कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चित्र समझ में आया। अगर आप लोगों को चित्र समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे दोबारा देखिए यहाँ तक। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तभी हमें थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। अब हमने जो जो कार्य अब तक किया है मैं वो कार्य यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर इसमें से कुछ लिखना हो तो आप लोग लिख लो, वरना मैं इसको साफ करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको साफ कर दूं। अब लिखते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, थीटा ओ से आर दूरी पर विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहां तक हमारी बात हो गई। ठीक है, अब इस पर हम लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने इस वैद्युत द्विध्रुव को दो भागों में विभाजित किया, दो घटकों में विभाजित किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित करते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं, ये बात लिखनी। ये लिखा क्यों गया, ऐसा हमें करना क्यों पड़ा, क्योंकि बिंदु P की कोई भी स्थिति नहीं है, ना तो वो अक्षय स्थिति में है, ना वो निरक्षीय स्थिति में है। हम अपने आप क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में विभाजित करेंगे। एक घटक जो बिंदु P को अक्षय स्थिति में रखेगा वैद्युत द्विध्रुव की, और दूसरा घटक जो बिंदु P की निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, तो जब घटक को वैद्युत द्विध्रुव को अक्षय घटक के लिए मोड़ा जाएगा, अक्षय घटक के लिए घुमाया जाएगा, तो हम बोलेंगे P cos थीटा। लिख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को P cos थीटा करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को P cos थीटा, घटक P cos थीटा ऐसा लिखेंगे। तो घटक P cos थीटा जो कि बिंदु P को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति जो कि बिंदु P को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में निर्दिष्ट करता है, तथा वैद्युत द्विध्रुव को एक घटक ऐसा भी लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को एक घटक P cos थीटा जो कि बिंदु P को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में निर्दिष्ट कराता है या करता है तथा दूसरा घटक P sin थीटा जो कि बिंदु P को वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निर्दिष्ट करता है। ठीक है, जो कि बिंदु P को वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निर्दिष्ट करता है। निर्दिष्ट मतलब निरूपित, ऐसे रखेंगे तो ये निरक्षीय हो जाएगा और ऐसे रखेंगे तो ये अक्षय हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम निरक्षीय स्थिति और अक्षय स्थिति में तो हम लोगों ने इसको वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में तो विभाजित कर दिया। अब इसे करने के पश्चात घटक P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ये लिखना है। इसको साफ कर दो, मैं यहां पर लिखता हूं घटक P cos थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA वेक्टर बराबर EA वेक्टर किस लिए, क्योंकि इसकी दिशा तो होती है। ठीक है, ये एक दिशा में लगता है। ठीक, तो EA वेक्टर बराबर 2KP अपॉन R क्यूब। और कौन सा घटक है, घटक कौन सा यूज किया गया, घटक किया गया है ये cos थीटा वाला, तो इसके साथ हमें cos लगाना पड़ेगा जिससे कि निरूपित हो सके, पता चल सके कि ये
ये कौन सा घटक में है, ये अक्ष घटक में है, अक्षीय घटक में है, ठीक है। तो p cos थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए यही बात, इसको साफ कर दूं मैं यहां से, और मैंने ये पहले भी लिख रखी है चीजें, ठीक है। चलिए, तथा p sin थीटा घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दिशा नहीं, तीव्रता, ई वेक्टर बराबर, यहां लिख सकते हैं के पी अपॉन आर क्यूब, और घटक कौन सा है, साइन थीटा वाला, तो यहाँ साइन थीटा लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि निरक्षीय स्थिति है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अक्षीय स्थिति के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो भी लिख दिया हमने, निरक्षीय स्थिति के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो भी लिख दिया हमने, ठीक है। इसको लिख दें यहाँ पे अक्षीय स्थिति में, और इसके सामने यहाँ क्वेश्चन लिख दें निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में। अब हमें निकालनी है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो बिंदु P पर दो अलग अलग दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और फिर से दिशा आ गया भैया, तीव्रता ई। देखिए, दो वेक्टर्स को एक साथ जोड़ना, जैसे कि यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर, सबको यही समझ में आता है कि दो वेक्टरों का अगर हमें परिणामी निकालना है, ये बीच वाला निकालना है, इसके द्वारा भी इतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फोर्स मान लीजिए यहाँ पे इतना ही फोर्स ये है, इतना ही फोर्स ये है, और बिंदु पी जाएगा इसको, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सों का एक योग है, दोनों फोर्सों का क्या है, योग है, जोड़ है, ठीक। तो हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि ई ए प्लस ई करके जोड़ दिया, ये वेक्टर राशियां हैं, क्या है, ये वेक्टर राशियां हैं, और दो वेक्टर राशियों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टरों का परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई वेक्टर बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है ई ई ई ई प्लस, या ऐसे लिख लीजिए ई ए प्लस ई का स्क्वायर, ई ए का स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई कोस थीटा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये होता है परिणामी वेक्टरों का योग, दो अलग अलग दिशाओं में गए हुए वेक्टरों का परिणामी योगफल निकाला कैसे जाता है, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टरों के गुणनफल का 2 गुना, गुना में कोस थीटा, दोनों वेक्टरों के गुणनफल का 2 गुना प्लस में कोस थीटा, ठीक है। अब ये कोस थीटा की वैल्यू यहां कहां से रखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू देखिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ई ए ई वेक्टर की दोनों के बीच का कोण, ये अक्षीय स्थिति वाला, देखिए ये कोस थीटा, थीटा कहां पे बनेगा, थीटा बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ई ए और ई के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, वो रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोस थीटा के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। अब दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो हम यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ ई वेक्टर बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 ई कोस थीटा की जगह लिख देंगे 90 डिग्री, यहां लिखेंगे चूंकि ई ए कोमा ई एक दूसरे के लंबवत है, अतः थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां हमने 90 लिख दी। अब कोस 90 पे होता है 0, तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी
ई ए का स्क्वायर प्लस ई ई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये भी और ये भी, ठीक है। चलिए ठीक है, ई ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब ये आ गया निकल के, ठीक है। जब ये आ गया निकल के, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे बस यहाँ पे, ई बराबर ई ए का स्क्वायर, ई ए आ गया ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इसकी वैल्यू यहां से देख के लिखिए, ये लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में ई ए की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही यहाँ पर, ठीक है। अब इनमें से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर क्यूब पी ये दोनों चीजें कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये अलग हो गया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में यहां पे बचेगा 2, ठीक है। ये टोटल अंडर रूट है। मैं एक बार ये चेक कर लूं कि ये फ्रेम में है या नहीं। हाँ तो ये फ्रेम में है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए हम लोगों ने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में सेम सेम है तो हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो और आर क्यूब दोनों में सेम सेम है तो हमने ये बाहर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब, यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर क्यूब ये बाहर निकाल दिया। इसका स्क्वायर है तो जब इनको बाहर निकालेंगे तो इनका भी स्क्वायर होगा, इनका भी स्क्वायर होगा। जब इनको दोनों को बाहर निकाला गया तो यहाँ क्या बचा 2 कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां क्या बचा, ऐसा इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ऐसे, ठीक है। और यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आप लोग चाहो तो इसका भी ऐसे पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। फिर हमें इसे बड़े कोष्ठ में रखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया, आगे आपको बात समझ में, यहाँ बचा 2 कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखा ई बराबर इस स्क्वायर से, जब दो चीजें गुणा में होती हैं, इस स्क्वायर से अंडर रूट तो हो जाएगा कैंसिल, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, इसका तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये तो हो गया अंडर रूट से बाहर, ठीक है। अंदर बचेगा, अंडर रूट के अंदर 2 का क्या हो जाएगा 4, कोस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक ठीक। अब आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। आप इसे लिख सकते हैं, यह देखिए इसको 1 बनाना है, मैं इसको साइड में लिख के दिखा रहा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब 4 कोस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ जोड़ा तो ये क्या, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हमें कोस थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 कोस थीटा को ऐसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, ये भी तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ये भी तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को इस रूप में लिखते हैं, तो यहां लिखते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो हम इसे लिख सकते हैं हम 1 बराबर ओ ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1।
अब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। E बराबर 1/4πε0 P/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इससे आगे, अब हम लोग इसमें ये आ गया हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। अब अगर हमें इसको सेटिस्फाई करके देखना है, हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करके देखना है कि हमारा सूत्र सही आया है या नहीं आया है। इस चीज को देखने के लिए हम इसमें दो कंडीशंस लगा सकते हैं। एक तो ये, यदि आप लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति को वापस से लेके आ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए अक्षय स्थिति में क्या होता है, अक्षय स्थिति में बिंदु P की अक्षय स्थिति में थीटा की वैल्यू होती है 0। जब अक्षय स्थिति ऐसी होती है तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी यही होती है और इस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होती है, दोनों दिशाएं एक ही होती है, तो थीटा हो जाएगा 0। आप लोग यहाँ थीटा की जगह पे 0 रखिए, ठीक है। जब आप लोग यहाँ थीटा के स्थान पे 0 रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा जब 0 होता है तो cos का मान होता है 1, ठीक है। थीटा 0 होगा तो cos हो जाएगा 1, 1 यहाँ पे है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा 3, 3 को ऐड करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 4, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसका आ जाएगा cos E बराबर 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। यदि हम थीटा बराबर 0 रखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि थीटा बराबर 0 तो E बराबर 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। और यदि थीटा बराबर रख दे हम 90, निरक्षीय स्थिति में लेकर के जाए इसको, इसी सूत्र में यदि हम थीटा बराबर 90 रखें तो थीटा बराबर 19 लिखने पर, ठीक है, थीटा बराबर 19 लिखने पर क्या होगा, ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 19 cos 19 पे क्या होता है 0, cos 19 पे क्या होता है 0, 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, 1 का अंडर रूट 1 रह जाएगा अंडर रूट के अंदर, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई बाहर करेंगे तो एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो ये देखिए इस सूत्र के द्वारा यदि हम थीटा की वैल्यू 0 रखें तो अक्षय स्थिति निकल के आ जाती है, और यदि हम थीटा की वैल्यू 90 रखें, निरक्षीय स्थिति करें तो यहाँ निरक्षीय स्थिति की वैल्यू निकल के निरक्षीय स्थिति का सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सूत्र एकदम सही है, ठीक है। और ये क्या है, ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक। अब एक बात हमसे पूछी जाती है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा, या यूं कह लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव OP से ये कितने कोण पर स्थित है, ये यहाँ कितने कोण पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव को कितना घुमाया हमने, थीटा एंगल, और थीटा एंगल पे जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से कितने एंगल, इस एंगल को, ये जो भी एंगल है इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को क्या मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया थीटा एंगल, ऊपर गए यहाँ पे जाके एंगल को घुमाया अल्फा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के OP बिंदु से कुल कितना कोण आएगा, इसका कुल कोण आएगा थीटा प्लस अल्फा, कुल कोण कितना आएगा थीटा प्लस अल्फा। पहले कितना था, पहले घुमाया थीटा एंगल पे और थीटा एंगल से कितना चला गया परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्फा एंगल, तो थीटा प्लस अल्फा, यहाँ ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल बना हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से ये कितना कोण बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव से। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव यहाँ ऐसा बना ले और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यदि हम यहाँ बिंदु P पर ऐसे खींचे, ठीक है, तो ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा, ये कितना है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। जो कंप्लीट कोण आएगा वो कितना आएगा थीटा प्लस अल्फा, और ये जो एंगल बनेगा, पूरा एंगल बनेगा, उसको नाम देंगे हम लोग फाई, उसको क्या नाम देंगे फाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं तथा बिंदु के ऐसा लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर OP वैद्युत द्विध्रुव P वेक्टर से फाई बराबर थीटा प्लस अल्फा कोण बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है थीटा प्लस अल्फा कोण बनाती है, या
या करके हम इसी चीज को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ई वेक्टर व पी वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण। अब ई वेक्टर पी वेक्टर के बीच का कोण हम लोगों को निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि ये कोण जो है, ये कोण क्या है, ओ पी वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। इससे इससे यहां से बनने वाला कोण आपको पूछा जाए, जो कोण ये यहां बना हुआ है, यही कोण आपको ये पूछा जा रहा है। जब ये लाइन यहाँ के बजाय अगर यहाँ पर होती तो कोण कितना बनता, तो हमने बताया कि थीटा प्लस अल्फा बनेगी। ये अल्फा कोण यहाँ पर है और ये थीटा कोण यहाँ पर है, ठीक है। अगर हमें इसे यहाँ इसी स्थिति में यहीं पर अगर इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसको निकालने के लिए हम ऐसा एक स्थिति बना सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं कि ये कोण कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमें इस लेंथ का पता है, इस लेंथ का पता है, हम इसमें से एक को लंब मान लेते हैं, एक को आधार मान लेते हैं, और ये बीच में क्या होगा, विकर्ण है, ठीक है। तो अगर हमें इस एंगल अल्फा एंगल को क्या करना है, ठीक है, तो हम लोग इस एक त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ही तो ये कोण आएगा, अल्फा कोण। जिस त्रिभुज के अंदर ये कोण आएगा उस त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हमने ले लिया, इसके अंदर है अल्फा। ये अल्फा कोण के सामने होता है लंब, तो ये हो गया यहाँ पे लंब, ठीक है, ये लंब है। और ये क्या है, आधार, आधार, ठीक है। अब हमें ये कोण निकालना है, ठीक है। हमें ऐसा फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई टिग्नोमेट्री का कोई ऐसा टेंजेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या आता है, साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर लंब और आधार आता है। तो लंब और आधार आता है ये tan के अंदर, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां निकालेंगे कोण tan फाई बराबर लंब बटे आधार। लंब किसके इक्वल है, लंब है ई के इक्वल, ई के इक्वल, यहां से यहां पी से यहां तक की दूरी, ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल, डिवाइड बाय आधार। आधार किसके इक्वल है, आधार है ई ए के इक्वल, ई ए के इक्वल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे tan फाई बराबर ई का मान, ई का मान कहां से लिखेंगे देख करके, ई का मान देख करके आप लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। स्पेस थोड़ा कम है तो चलिए मैं ये लिख के दिखा रहा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड में ई ए का मान आप लोग यहां से लिख के देख सकते हैं, 2 cos थीटा अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के से के कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यहां बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में बचेगा 2, ठीक है। तो साइन बाई कोस हो जाएगा 10, तो यहां बनेगा, यहां अगर नजर आ रहा हो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिए, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अगर नजर ना आ रहा हो तो आप लोग यहां लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ठीक है। tan फाइव बराबर के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, 2 के पी कोस थीटा आर क्यूब बराबर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा बचेगा और बराबर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये होता है हमारा एंगल, ठीक। आप लोग इसकी वैल्यू को पुट कीजिए और tan थीटा बाई 2 निकाल लीजिए, ठीक। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए, एक एक चीजों को बारीक से समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है, बार बार स्किप करके पीछे करके इसको बार बार देखिए, ठीक है, और इन चीजों को अच्छे से समझिए। इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कैलकुलेशन की वजह से आपको ये थोड़ा लेंथी लगता है, ठीक। यानी इसमें है कुछ नहीं, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा, वर्ग से बाहर निकाला जा रहा। अगर आप लोगों ने 10वीं का मैथ ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बायो वालों के लिए, जो 12th में मैथ से हैं उनके लिए तो इजी है, ठीक है, वो तो कर लेंगे। अगर आपको मैथ सही से आता है, ये कैलकुलेशन सही से आता है, तो इसमें करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ इजी है। बस आप लोग इसको अच्छे से समझिए ध्यान से, ठीक है। स्किप करके बार बार वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक। इस वीडियो को रोक करके एक एक बात को सोच के समझ के, ठीक है, सोच समझ कर लिखिएगा और अच्छे से वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो अब नंबर आता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बाह्य बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बाह्य वैद्युत बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, एक मिनट।
आघूर्ण तो ठीक है। चलिए अब हमें एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। देखिए पहले समझ लीजिए, पहले यहां बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है ये एक ही दिशा में निर्दिष्ट है। विद्युत बल रेखा इस ओर से आ रही है और उस ओर जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ऐसे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ई की दिशा हो गई, और ये विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसकी दिशा हो गई ये पी वेक्टर, ठीक। तो इन दोनों के बीच कोण बनेगा थीटा, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और हम सबको पता है कि इसके बीच की दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है 2l, इस बात का सबको पता है, ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण दो बल लगते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, प्लस क्यू आवेश पर बाहर की ओर बल लगाती है, प्रतिकर्षण करती है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, प्लस क्यू आवेश पर बाहर की ओर फोर्स लगाता है, बल है, और माइनस क्यू पर अंदर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है। क्योंकि प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशों से निर्मित की जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब बनती है, ये तरंग कब निकलेगी, ऐसी लाइनें कब निकलेंगी, जब कहीं पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा होगा, ठीक है, उससे ही तो निकलेंगे ऐसी बल रेखाएं। अब अगर विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव है, धनावेशित विद्युत क्षेत्र है, तो क्या करेगा, प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा मतलब दूर हटाएगा, दूर हटाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अब जितना फोर्स इस पर बाहर की ओर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। तो एक फोर्स हो गया पॉजिटिव, एक फोर्स हो गया नेगेटिव। दोनों फोर्स मिलकर के विद्युत द्विध्रुव को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट कट जाएंगे। तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन एक नया फोर्स यहाँ पर अप्लाइड हो जाता है, एक नया फोर्स का यहाँ निर्माण हो जाता है जब दो फोर्स एक साथ ऐसे ऐसे लगेंगे। तो देखिए अगर मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ लूं और एक आदमी इसको ऐसे खींचे, एक आदमी इसको ऐसे खींचे, ठीक है, तो ये मार्कर क्या ऐसे ही रहेगा, ये मार्कर घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कर जब एक आदमी इसको ऐसे खींचे, एक आदमी इसको ऐसे खींचे, तो क्या हो जाएगा, मार्कर ऐसे हो जाएगा घूम के, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ जब इस पर दो फोर्स लगेंगे तो इस पर नेट बल की वैल्यू तो होगी जीरो, नेट फोर्स तो होगा जीरो, लेकिन ये नीचे की तरफ घूम जाएगा, ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये घूम जाएगा। जब दो बल मिलकर के किसी एक चीज को घुमा देते हैं, ठीक है, जब दो बल मिलकर के किसी एक चीज को घुमा देते हैं, या ऐसा बल जिसका मान तो जीरो हो लेकिन वस्तु को घुमा दे, तो उसको बोलते हैं घूर्णन, उसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये बल तो दोनों के दोनों जीरो है, लेकिन ये दोनों के दोनों बल इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक नीचे एक आगे की ओर, तीसरा एक पीछे की ओर। तो ये क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण। तो अब आपको पता चलेगा, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये बीच में विद्युत द्विध्रुव, ये इस तरफ चलेगा और ये इस तरफ चलेगा, ये हिस्सा जब इस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें एक बात आती है लंबवत क्रिया रेखा की, ठीक है, क्रिया रेखा की लंबाई, कि जब ये हिस्सा नीचे की ओर आया और ये हिस्सा ऊपर की ओर गया, तो इस विद्युत द्विध्रुव के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, ये कितना चला। तो देखिए हाफ हिस्सा ये रहा चलने का और हाफ हिस्सा ये रहा, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा, ठीक है। ये एक लंब के रूप में बनेगा, आधा हिस्सा ये प्लस आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ऊपर के सिरे में चला प्लस के नीचे आया, आधा हिस्सा माइनस के ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी चली विद्युत द्विध्रुव में, आधी है आधी है, ठीक है। तो ये बन गई यहाँ कुल दूरी इसके इक्वल, ठीक है। तो ये कुल दूरी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा। ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ बना हुआ है एक त्रिभुज ऐसे, इसको ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज के फॉर्म का है, ठीक है। मैं इस चित्र को दोबारा बनाऊंगा, एक त्रिभुज बना हुआ है, ये एंगल है, ये लंब है, ये आधार है, आधार, और ये कोण है, ओ कर्ण। अब हमें इसमें निकालना लंब है और हमें कर्ण का पता है, तो ऐसा कोई टेक्नोमेट्री साइंस लगाएंगे इसमें, ठीक है। कोई ऐसा साइन कोस टेन, उनमें से कोई ऐसी चीज सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि लंब और कर्ण का यूज हो। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर। अब यहां से साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू पता नहीं, लंब ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखेंगे, कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण की वैल्यू 2l, तो यहां से
लंब क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ बातें इसमें समझ गई आ चुकी होंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चित्र बनाते हैं अच्छे से। ये हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया। एक बार फ्रेम में चेक कर लूं कि आ भी रहा या नहीं। सब कुछ अच्छे से रहा। अब हम लोग इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। यहाँ प्लस क्यों आवेश, यहाँ माइनस क्यों आवेश, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, और यहां से यहां तक की कुल दूरी 2l। ठीक है, यहाँ एंगल बना हुआ है थीटा। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये है पी वेक्टर की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा। ठीक है, ये बन गया। अब वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जब दो फोर्स अप्लाई होंगे वैद्युत द्विध्रुव पर, एक प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर और एक माइनस क्यू पर लगेगा अंदर की ओर। एफ एफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, दोनों के दोनों बल बराबर तथा विपरीत है, दोनों के दोनों बल क्या है, बराबर तथा विपरीत है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त करेंगे, इनका नेट बल क्या होगा, 0। चलिए अब इनके द्वारा चली गई क्रिया रेखा लंबाई, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा क्रिया रेखा लंबवत की गई क्रिया रेखा लंबाई ये क्या होगी, हाफ। यहां तक ये पॉइंट प्लस ए बिंदु, प्लस क्यों आवेश नीचे की ओर आएगा, माइनस क्यों आवेश ऊपर की ओर जाएगा, तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी यहां से यहां तक ये हो गई जी कुल दूरी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा चली गई कुल दूरी। इस कुल दूरी को कैसे निकाला जाएगा, कुल दूरी को हम लोगों ने निकाला है लंब बटे कर्ण साइन थीटा से। ठीक है, चलो वो तो बाद में निकालेंगे, अभी नहीं देखते। तो अब हम लोग पहले ये बातें हमने समझ ली हैं, अब समझने के पश्चात हम इसका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम किसी वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखें तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल लगता है, एक बल लगता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, से प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से, इसका नाम टो होता है टो, ठीक है, टो से प्रदर्शित करते हैं, जिसे टो से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखें तो वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल युग्म कार्य करता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करता है। ठीक है, संरेखित मतलब वैद्युत क्षेत्र के समान, जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। अब इस बात को दोबारा से लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ए बी पर आवेश
क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा बीच की अल्प दूरी 2l है, बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल F तथा एक बल माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं ये दोनों बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, जबकि ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए इन बलों को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण तो कहते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण तो बराबर कोई एक दिशा में लगने वाला बल, कोई एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, ठीक है। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा दोनों बलों, यहाँ दो हो गया, दोनों होना था, ठीक है, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। देखिए तो बराबर कोई एक बल तो ले लीजिए, चलो F, ठीक है, कोई सा भी एक बल ले लो क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, गुणा क्रिया रेखा के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। क्रिया कैसे हुई? ऐसे, ठीक है, क्रिया कैसे हुई? ऐसे, चले कैसे ही? ऐसे, चले कैसे? ऐसे, ठीक है। दोनों बलों ने जो कार्य किया, जो क्रिया रेखा चली, जो लंबाई इन्होंने चली, जो दूरी इन्होंने तय की, उस दूरी को क्रिया रेखा के लंबवत दूरी कहते हैं, ठीक है, क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, ठीक। कार्य कैसे हुआ? ऐसे, और इसके लंबवत दूरी ऐसे। कार्य कैसे हुआ? इस पर ऐसे, फोर्स कैसे लगा? ऐसे, और दूरी कैसे चली? इसने ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, ठीक है। आधी ये दोनों को मिला के कुल दूरी आ जाएगी। अब कुल दूरी को कैसे निकालेंगे? हम त्रिभुज, ये इसको बिंदु O दे दिया यहाँ पे नाम, बिंदु O, ठीक है। त्रिभुज ABO में साइन थीटा बराबर AB नहीं, AO डिवाइड बाई AB, तो 4FD साइन थीटा बराबर OA बटे में 2L, यहां से आ जाएगा 4FD AO बराबर 2L साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी क्या है हमारे निकल गई 2L साइन थीटा। तो टो बराबर हो जाएगा यहां से F इंटू 2L साइन थीटा। लेकिन बल का भी तो एक फॉर्मूला होता है, बल बराबर क्या होता है? देखिए E बराबर होता है F अपॉन Q, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण
फोर्स, ठीक है। अब फोर्स तो वहां लगा हुआ है, लेकिन लग किसके कारण रहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ की वैल्यू एफ बराबर ई इंटू क्यू। ये क्यू की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एफ बराबर ई इंटू क्यू, ठीक है। तो एफ के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू क्यू, इंटू में 2l साइन थीटा। अब आप लोगों को पता होगा 2 क्यू एल बराबर होता है पी, तो यहाँ लिखेंगे टो बराबर पी ई, ये तो हो गया पूरा का पूरा मिल करके पी, और ये हो गया ई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अगर आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर, टो वेक्टर बराबर गुणा ई वेक्टर। इसको गुणा को क्रॉस बोलते हैं, साइन थीटा अगर हटा दोगे तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म का एक सूत्र होता है, ठीक है, एक गुण होता है कि साइन थीटा हटाओगे तो क्रॉस लगेगा, ठीक है, और क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा लगेगा, ठीक है। क्रॉस साइन थीटा को निरूपित करता है, ठीक। तो ई पी वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक। अब हम लोग इसमें कंडीशंस लिख लेते हैं, विशेष स्थितियां, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां। यदि थीटा बराबर 0 हो तो बराबर, यदि हम थीटा बराबर 0 कर दें, यहां पर 0 रख दें, तो टो बराबर क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 करूंगा मैं, यहाँ 0 रखूंगा, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो क्या बचेगा, साइन 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 कर दूंगा तो 0 की गुणा इसमें करूंगा 0, 0 गुणा इसमें करूंगा 0, टो बराबर 0। देखिए, यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा एंगल बनाने ही ना दें, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे ही रखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के हम ऐसे कर देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा ऐसे ही होगी, दोनों दिशाएं सेम हो जाएंगी, तो थीटा बनेगा ही, थीटा नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रचलन बल युग्म क्या होगा, प्रचलन बल क्या होगा, 0। अब इसके बाद यदि थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, थीटा बराबर 90, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा जाए लंबवत, ठीक है। अभी तो ऐसे रखा हुआ है, ठीक, थोड़ा हाथ तिरछा करके, और यदि हम लोग ऐसे रख दें वैद्युत द्विध्रुव को, जब ऐसे रख देंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सीधा होने के कारण इसको फोर्स लगेगा ज्यादा, ठीक है। तो देखिए इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, थीटा बराबर 90 तो बराबर यहाँ जब मैं 19 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 19 की वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई ई के साथ करूंगा, ई की मल्टीप्लाई पी के साथ, तो पीई, तो टो बराबर क्या होगा, जब साइन थीटा बराबर 90 होगा तो टो बराबर क्या होगा, पीई, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। और यदि थीटा बराबर 180 हो तो टो बराबर माइनस पीई, तो टो बराबर माइनस पीई। यदि हम इस माइनस आवेश को ऊपर की तरफ रख दें, प्लस आवेश को नीचे की तरफ रख दें, तो फिर ये उल्टा चलेगा, ठीक है। अब तो ये घूम रहा है ऐसे, ऐसे फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, और जब हम इसको माइनस क्यू को ऊपर कर देंगे तो, और प्लस क्यू को नीचे कर देंगे, तो फिर ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, प्लस क्यू वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, माइनस क्यू वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा, तो फिर माइनस पीई होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू होती है माइनस, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बाह्य वैद्युत बल युग्म आघूर्ण, तो यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रचलन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ए बी पर आवेश क्रम से प्लस क्यू और माइनस क्यू है तथा बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल F तथा माइनस एक बल माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसलिए इन बलों को प्रचलन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करते हैं ना, इसलिए इनको प्रचलन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रचलन बल युग्म आघूर्ण तो बराबर कोई एक आवेश पर लगने वाला बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। कोई एक बल लिख दीजिए, या तो F या माइनस है, ठीक है, और इनके बल का परिणाम लिखना है, माइनस और प्लस नहीं लिखना, ठीक है, बल का परिणाम, क्योंकि बल तो दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो बल का परिणाम गुणा क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, चली गई दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, वो हम लोगों ने लिख ली। अब टो बराबर F, क्रिया रेखा के लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं,
त्रिभुज ए बी ओ में साइन थीटा बराबर ओ ए डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा ए बी बाई 2l, ठीक है। यहाँ पे ये लंब की वैल्यू है ए ओ, ठीक है, और कर्ण की वैल्यू है ए बी, ठीक है। तो ए बी का मान रखा है यहाँ पे 2l, ए ओ हमारे पास निकल के आ जाएगा ए ओ बराबर 2l साइन थीटा, तो यहाँ पुट किया, ठीक है। अब यहाँ से ये एफ की वैल्यू, एफ किसके कारण लगा है, एफ लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण तो फोर्स लग रहा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई जिक्र ही नहीं है, इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग ही नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाने के लिए, ठीक है। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये रखेंगे यहाँ पे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू निकाल के क्या आ जाएगा 2ql, यहाँ पे रखेंगे पी क्यू, यहाँ फिर बनेगा 2ql, 2ql किसके बराबर होता है, पी के, और पी क्या होता है, यहाँ पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बचा क्या ई साइन थीटा एज इट इज। इसके बाद अगर आप लोग साइन थीटा को हटा देते तो ये लग जाता है वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में आ जाता है क्रॉस। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ थीटा बराबर 0 वैल्यू रखी है, यदि ऐसे रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। यदि हम 90 डिग्री पर रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, और यदि हम 180 डिग्री पर रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, ये सब बातें यहाँ लिखी गई हैं, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा आज लेंथी हो गया है, क्योंकि आज काफी चीजें की हैं हमने, काफी लेंथी टॉपिक्स को हल किया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए और अपने रिव्यूज देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बने रहिए यहीं हमारे साथ, हम धीरे धीरे करके पूरी फिजिक्स को इसी चैनल पर समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।